तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ सेक्शन 10 के अंदर ग्रेच्युटी को कवर कर लिया था। एंड देन आज हम आपके साथ बात करेंगे सेक्शन 10 क्लोज 10 जो बात करता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है पेंशन की एक मुक्त राशि। सर होता क्या है, ये भी एक आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। जैसे आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, पेंशन मिलती है और आप अपने रिटायरमेंट को आराम से व्यतीत कर लेते हैं, आराम से पास ऑन कर लेते हैं। मान लो एक सिचुएशन आती है ऐसी कि तुम्हें लगता है कि यार मुझे ना अब 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। आपने अपने रिलेटिव से मांगा, अपने नेबर से मांगा, आस पड़ोस सबसे पता कर लिया, लेकिन किसी ने आपको पैसा नहीं दिया और आपको 6 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुछ समय के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अब इसने सोचा कि मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे कहाँ। फिर इसको किसकी याद आई? अपने मालिक की याद आई जिसके पास ने जॉब करता था। ये अपने मालिक के पास गया और मालिक से कहा, मालिक मुझे 6 लाख रुपए दे दो। उसने कहा, बेटा कि जो तू मेरे पास पैसे लेने आया है मैं उस पैसे को तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अब मेरे पास आप क्या नहीं करते, जॉब नहीं करते, और जब जॉब नहीं करते तुम्हारी अर्निंग नहीं होगी और तुम वो 6 लाख रुपीज नहीं दे पाओगे। इसने कहा, सर मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप मुझे पर मंथ पेंशन देते हैं 20,000 रुपए की। आप ऐसा करिए कि 20 महीने की आप पेंशन मत दीजिए 20,000 रुपए, आप मुझे 6 लाख रुपए दे दीजिए और हर महीने जो मैं आपसे 20,000 रुपए लेता था आप 20,000 मत दीजिए, मुझे बस कितने दीजिए, 12,000 रुपए पर मंथ, और हर महीने कितने काट लीजिए, 8,000 रुपए काट लीजिए। उसने मालिक ने एक बार सोचा कि अभी इसकी पेंशन कितने साल तक मिलेगी, 8 साल तक मिलेगी। कितने साल तक मिलेगी, 8 साल तक। अगर मैं 8 को इंटू करूँ 8 से तो 96,000 आएगा, मतलब एक साल का हो गया 96,000 और 8 सालों का हो जाएगा 7,68,000 रुपये। इसका मतलब मैं अगर इसे आज 6 लाख रुपए दूंगा तो मुझे 8 सालों में 1,68,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। ये किसने सोचा? मालिक ने सोचा। अब मानेंगे ठीक है तू ऐसा कर, 6 लाख रुपए ले ले और हर महीने अब तुम मुझसे 20,000 रुपए की पेंशन ना लेके कितने रुपए की पेंशन ले, 12,000 रुपए की। इसका नाम है कम्यूटेड पेंशन, पेंशन की एक मुक्त राशि। कि अगर आप अपनी पेंशन को कम करवाना चाहते हो, एक सम अमाउंट लेना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर कर सकते हो। हम बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। समझ आ गया टॉपिक क्या था? अब इसमें पेंशन क्या है, जैसे मैंने बोला मुझे 100% पेंशन कम्यूटेड करवानी थी। 100 मतलब का मतलब होगी कि मुझे अब आगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कहा तुम मुझे जो 100 देते हो, मतलब 20,000 रुपए देते हो, उसमें आप मुझे खाली कितने दो, 40% पेंशन कम्यूट कर दो और बाकी पेंशन मुझे पर मंथ के हिसाब से दे दो। ऐसा होता है, पर मंथ पेंशन मिलती है? हाँ मिलती है। या वो तो रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट? नहीं, पेंशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, आपकी अच्छी कंपनी है तब। चलिए, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो उसकी पेंशन के रूप में कितने पैसे मिलते हैं, 12,000 रुपए, और साल की जो उसकी इनकम होगी वो 1,44,000 होगी और टैक्स का कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वो बंदा परेशान था, सरकार ने कहा तुझे 6 लाख रुपए मिले हैं, तो 6 लाख में मुझे क्या दे, टैक्स। बताओ ये करना उचित है कि व्यक्ति जो परेशान है आप उससे कह रहे हो कि जो तुझे पैसा मिला उसमें से मुझे क्या दे दे, टैक्स दे दे। सरकार ने कहा हम पापी हैं बट इतने नहीं कि लोग परेशान है तो उनसे ही पैसा ले। तो इनके लिए सरकार ने क्या बनाया, एक रूल बनाया कि अगर तुम क्या हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 100% एग्जाम्प्टेड, देन आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम केसेस में आपको 100% मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ग्रेच्युटी रिसीव। अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो जितनी पेंशन मिल रही है उसका 1/3 क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो उसका 1/2 मतलब आधा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मिस्टर बी जो पर्सन था जिसे पर मंथ 20,000 रुपए की पेंशन मिल रही थी, उसने 1/4/2019 को अपनी पेंशन का 40% क्या करवा दिया, कम्यूट करवा दिया, जिसके बदले उसे कितने मिले, 6 लाख रुपए रिसीव हुए और साथ साथ उसे ग्रेच्युटी भी मिल चुकी थी। अगर हम देखें पहले केस के हिसाब से तो उसे कितना मिल रहा है, 1/3। हमें क्या करना है, एग्जाम। तो अगर हम 6 लाख का 1/3 निकालें तो कितना आएगा, अगर 6 लाख को सबसे पहले मैं 40 से डिवाइड करूँ, 40 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि कितने परसेंट है, 40%। तो मैंने अगर एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा बच्चे का 6,60,000 रुपए, 60,000 बचा ना। देखो ये 6 लाख था, मैंने एक जीरो काट दिया तो बचा कितना, 60,000। 60,000 को 15 से डिवाइड किया तो 15,000 आ गया।
15 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया 15 लाख, और 15 लाख को मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 लाख। इसका मतलब जो मुझे वो 6 लाख दे रहा है उसमें से कितना टैक्स होगा 1 लाख टैक्स लगेगा और बाकी 5 लाख मेरा एग्जाम्पल। दोबारा समझना, एक एग्जाम्पल मैंने बोला मिस्टर बी एक बंदा है जिसको 20,000 रुपए पर मंथ के रूप में पेंशन मिलती है। किसके रूप में पेंशन मिलती है? आपकी 20,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है। उसने फाइनली डिसाइड किया कि मैं 1/4/2019 को अपनी पेंशन का 40% क्या करवा लेता हूँ, कम्यूट करवा लेता हूँ। उसके बदले मुझे कितना मिलेगा 6 लाख मिलेगा। ठीक है, हमें अब ये ट्रीटमेंट देखना कि अगर उसे ग्रेचुटी मिली है तब कितना माफ होगा, ग्रेचुटी नहीं मिली है तब कितना माफ होगा। तो हमने क्या किया, 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन, तो हमने 6 लाख लिखा। कम्यूटेड पेंशन थी हमारी 40%, तो डिवाइड कर दिया 40 से, इंटू कर दिया 100 से, तो इसका आंसर आ गया 1.5 लाख 15,000 रुपए। फिर इसको मल्टी 15,000 नहीं आया था, 15 लाख आया था, 3 से डिवाइड किया तो 5,000 आ गया। और तो आपकी पेंशन कितनी मिली कम्यूटेड 6 लाख रुपए, तो उसमें से आपको कितने का टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख रुपए का देना पड़ेगा, 5 लाख माफ हो जाएंगे। लेकिन हम वैसे अगर काउंट करेंगे तो 6 लाख का जो 40% हो 2,40,000। कैसे 6 लाख का 40%? 6 लाख का 40% कितना होगा, आप कैलकुलेट करके देख लो ना। नहीं, उसने बोला कि जो भी अमाउंट होगा उसे 6 लाख से डिवाइड करना है। अगर आप 6 लाख से डिवाइड करोगे तो 15,000 आएगा, इंटू 100 कर दो, कितना आ गया 1.5 लाख। आप क्वेश्चन को ध्यान से टर्म्स को पढ़ो। 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन इज एग्जैक्ट। सबसे ये पहले ये निकालना है कि उसे पेंशन कितनी मिलेगी टोटल। हमने देखा कि अगर उसे 6 लाख रुपए 20%, 40 जो उसे 20,000 रुपए मिल रहा है उसका कोई 40% कमिट कर रहा है तो उसे 6 लाख मिल रहा है। इसका मतलब 100% जब पेंशन मिलेगी उसे कितने मिलेंगे 15 लाख मिलेंगे। आप ऐसा समझिए ना कि वो कह रहा है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ो, 1/3 ऑफ 100% कमिटेड पेंशन, सबसे पहले 100 निकालना है तो उसे 100 कितनी मिलेगी। 40% वी नो वेरी वेल 60%, 6 लाख रुपए दे रहा है, एंड देन अगर 100% होती तो कितना होता। तो मैंने उसके लिए क्या किया, 6 लाख को क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया 40 से तो 15 आ गया, इंटू 100 देन इज इक्वल टू 15 लाख मिलेंगे, एंड देन डिवाइड कर दिया मैंने 1/3 से तो आ गया आंसर 5 लाख। क्वेश्चंस को हमें सही से समझना है। तो कहने का मतलब ये कि 15 लाख का 40% 6 लाख हो गया ना। हाँ जी, ये कहेंगे। अगर वैसे कैलकुलेट करोगे तो रॉन्ग होगा, इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया 1/3 ऑफ 100% कमिटेड पेंशन इज एग्जाम। And then second question में था if gratuity is not received then 1/2 of 100% community pension is exempt। तो इसका भी आपका 15 लाख आंसर आएगा, बट आप इसको डिवाइड कितने से करोगे 2 से, तो 7.5 लाख। इस केस में आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि आपको रिसीव हुआ 6 लाख रुपए और आपके माफ है 7.5 लाख, तो आपको टैक्स के रूप में कितना देना है 0। तो कम्यूनिटी पेंशन समझ आ गया। अब नेक्स्ट पेंशन जो आती है सेक्शन 10 क्लॉज 10A जो बात करता है लीव इनकैशमेंट। आपको पता है हर कंपनी अपने एम्प्लॉयर को कुछ बेनिफिट देती है। बेनिफिट इन द सेंस कहती है कि आप अब पूरे साल में आप हमसे छुट्टी ले सकते हो, मतलब हम कंपनी एज आपको 30 डेज ऑफ देंगे। क्लियर। अब एक बंदा सच्चा था, मालिक ने उसे कहा कि तू 30 दिन छुट्टी ले सकता है महीने की, लेकिन उसने ईमानदारी से क्या करी, छुट्टियां ली। जैसे उसे कभी उसने साल में 20 दिन छुट्टी ली, कभी साल में उसने 10 दिन छुट्टी ली, कभी साल में 15 दिन छुट्टी ली, और कभी उसने साल में छुट्टी ली। लेकिन एक बंदा था झूठा, झूठा नहीं, उसने झूठा तो नहीं कह सकते, हाँ, बट उसने अपनी जितनी छुट्टियां बताई थी उसने सारी रिसीव करी। जैसे उसको 30 साल, एक साल में 30 दिन की छुट्टी बोली थी, एक साल में 30 दिन की, तो उसने पूरी 30 दिन अवेल कर ली। इसने हर साल वैसा वैसा करता है। लेकिन जब इसका रिटायरमेंट का बेनिफिट आया तो मालिक ने कैलकुलेट किया कि तूने कितने कितने साल छुट्टी नहीं ली। तो उसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये पता चला कि इसने मान लो 730 दिन छुट्टी नहीं ली 20 साल की जॉब में। जब हम 730 दिन के उसको पैसे देंगे तो सरकार कहेगी लाओ टैक्स दो। ये कहेगा सर मेरा फायदा क्या हो कि मुझे डेडिकेशन से, मेरी ईमानदारी से काम करने का क्या मिला। सरकार ने कहा परेशान ना हो, मैं आपको बेनिफिट दूंगा। क्या दूंगा मैं बेनिफिट। तो इसके लिए क्या टॉपिक लाए हैं वो लोग, लीव इन कैश। अब बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको साल में 45 डेज का ऑफ देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट कितने दिन का हॉलीडे मानती है 30 डेज। कि अगर आप 30 डेज देते तो एग्जाम्प्ट है, देन उससे ऊपर देते देन विल बी टैक्सेबल।
तो ट्रीटमेंट फिर भी सेम होगा। एम्प्लॉय को दो पार्ट में बांटेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो 100% एग्जाम्प्ट होगा और नॉन गवर्नमेंट होगा तो लीस्ट ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्प्ट। जिन तीनों में सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 3 लाख 10 मंथ एवरेज सैलरी, और यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ एवरेज सैलरी। यहाँ पर लिखा है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है जिस दिन तुम रिटायर हो उस दिन से पहले। जैसे अगर आप 10 अगस्त को रिटायर हुए तो आपको 9 अगस्त से कैलकुलेट करके चलना है कि 9 अगस्त से लेकर पिछले 10 मंथ की मेरी एवरेज सैलरी क्या है, और लास्ट में आपको मिलेगा अर्न लीव सैलरी कि आपने कितना कमाया, और अगर जो इनमें से सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका माफ होता है। सैलरी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बेसिक प्लस डीए प्लस ए प्लस परसेंटेज। ठीक है, बेसिक पता है, डीए पता है, डीए तब मिलेगा जब वो आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर होगा, और परसेंटेज का मतलब होता है कमीशन, और उसकी सेल की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो इस बातों को याद रखें। क्लियर। सेक्शन 10 क्लॉज 10 भी रिटेंचमेंट कंपनसेशन। कई बार मालिक अपने एम्प्लॉयर को निकाल देता है कि आज से तुझे ऑफिस नहीं आना है या तुझे कल से नहीं आना है, तेरा लास्ट मंथ है और तू यहाँ से जा। तो अगर कोई एम्प्लॉयर को हटाता है, एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को हटाता है, उसे फायर करता है, तो हो सकता है उसे क्या देना पड़ेगा, रिटेंचमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा। सर ये क्या होता है, कॉमन सी बात है, आपने मेरे साथ 10 साल का एग्रीमेंट किया, 5 साल हुआ, आप कह रहे हो आप कल से नहीं आना, ऐसे कैसे होगा, उसको तो मुझे कुछ दो ना कंपनसेशन। तो हम क्या बोलते हैं, रिटेंचमेंट कंपनसेशन। और लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल, एक्चुअल अमाउंट maximum 5 lakh, and then last amount determined as per Industrial Dispute Act 1947। अगर मैं तुम्हारे पास से जाऊंगा तो मुझे हटाओगे क्या, मैं ऐसे चला जाऊंगा, आपके साथ आर्गुमेंट करूंगा, बहसबाजी करूंगा, हो सकता है मैं आपको कहाँ ले जाऊं, कोर्ट ले जाऊं। तो इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो किसके अंदर कवर किया जाएगा, वो माफ होगा, उससे ज्यादा होगा वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गया, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंचमेंट कंपनसेशन। कौन सा था, actual amount maximum 5 lakhs, an amount determined as per the Industrial Dispute Act 1947। चलें, सेक्शन 10 क्लॉज 10C वॉलंटियर रिटायरमेंट। हमने पूछा कंपनी से कौन कौन जाना चाहता है, 4 लोगों ने हाथ उठाया कि सर हम जाना चाहते हैं। तो जो जाना चाहते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिए, जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते। कई बार ऐसे लोग होते हैं ऑफिस के अंदर कि जो ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब करते हैं, तो कुछ कंपनी सोचती है क्या मैं इनको जबरदस्ती निकालने से अच्छा क्या इनको एक अमाउंट दे देता हूँ और कहता हूँ जाओ। बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं समय समय पर कि जब उनको लगता है कि मेरी कंपनी में कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं बट वो जा नहीं रहे हैं, तो हम कहते हैं हम कुछ पैसे ले लो चले जाओ। और वो अच्छा भी है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो रहेंगे तो एनवायरनमेंट खराब होगा और कंपनी में वर्क की प्रॉब्लम होगी। एंड देन मेन गुड थिंग इज कि कुछ पैसे दो एंड देन लीव। तो उसके लिए बनाया गया सेक्शन 10C। अब इसमें डिस्प्यूट की तो बात हुई नहीं, आर्गुमेंट की कोई बात नहीं होगी, सब अपनी मर्जी से जाना। वॉलंटरी मतलब होता है अपनी इच्छा से जाना। तो यहाँ पर लिखा है सेक्शन 10 क्लॉज 10C वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। यहाँ लिखा है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल, एक्चुअल अमाउंट maximum 5 lakh rupees and completed year of service last drawn salary और remaining period of service into last drawn salary। इन दोनों में जो हाई होगा और इन चारों में जो लो वो एग्जाम्पल होगा। हाँ, दोबारा समझो। सेक्शन 10C मैंने बताया वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है कि जब अपनी मर्जी से कोई ऑफिस छोड़ के जाता है उसके बदले जो भी उसे कंपनसेशन मिलता है उसे हम वॉलंटरी कंपनसेशन के अंदर कवर करते हैं। पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5000, और तीसरा जो पॉइंट है इसको दो पार्टों में बांटा गया, लेकिन जो इनमें ज्यादा होगा और जो इन दोनों में कम होगा। सबसे पहले कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू 3, जितने साल आपने काम किया उसको गुणा कर दो 3 से और गुणा कर दो लास्ट ड्रॉन सैलरी से। दूसरा रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। जैसे मान लो मैंने 30 साल काम किया लेकिन मैं 15 साल 10 महीने में छोड़ के जा रहा हूँ। किसमें जा रहा हूँ, 15 साल 10 महीने में छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा था क्या, कंप्लीटेड ईयर को कैलकुलेट करेंगे। तो कंप्लीटेड ईयर कितने हो गए, 15, 15 इंटू 3 कितने हुए, 45 हो गए। तो कितनी सैलरी लास्ट मुझे मिल रही है, 30 लाख, 30,000 कितनी होगी, 13,500,000। दूसरा
मैंने कितने साल अभी जॉब नहीं करी, 14 साल जॉब नहीं करी, कितने महीने, 2 महीने। तो अगर मैं 14 को इंटू करूंगा 12 से तो कितना आएगा 168 प्लस 2, तो मैंने कितने साल जॉब नहीं करी, 170। और अगर मैं 170 को गुणा करूंगा किससे, लास्ट ड्रॉन सैलरी से, तो जो भी आंसर आएगा जो इन दोनों में ज्यादा होगा और इन तीनों में जो कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, माफ हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 10। अब हमारा सेक्शन 10 खत्म हो जाता है जो बात करता है एग्जाम्पशन की। जब भी सेक्शन 10 की बात आएगी तो सोचना है सबसे पहले हमें मिला कितना, उसमें से माफ कितना है और कितने में हमें टैक्स देना। क्लियर। चलिए इसके बाद अब जब हम बात करते हैं सैलरी में, हमने सेक्शन 40 आपको पढ़ा दिया है। सेक्शन 50 सेक्शन 14 हेड्स ऑफ सैलरी बताता है, या फिर हेड ऑफ इनकम के बारे में बताता था कि दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन था, सेक्शन 16 डिडक्शन का था, एंड सेक्शन 17 आपका डेफिनेशन का था। और जो सेक्शन 10 था वो किसकी बात कर रहा था, एग्जाम्पशन की बात कर रहा था। अब जो सेक्शन है वो बात करता है आपकी परक्विजिट की। परक्विजिट वी नो वेरी वेल कि जो चीज कब किसी को काइंड में दी जाती है उसमें क्या बोलते हैं, परक्विजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, परक्विजिट। अब जब भी परक्विजिट वर्ड का मतलब आएगा तो आप उसे एग्जाम्पशन नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे, एग्जाम्पशन को नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्पशन चलती थी कि हमें 10 लाख मिला है, 8 लाख की सेक्शन 10 के हिसाब से एग्जाम्पशन है, तो कितना देना है, 2 लाख। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें हो सकता है ऑल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा कि जितना मिला उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन 10 को अब यहाँ लेके नहीं चलेंगे सर इतना माफ है इतना टैक्सेबल, क्योंकि अब हम कौन से सेक्शन में आ गए, परक्विजिट की दुनिया में आ गए। इसकी दुनिया में आ गए परक्विजिट, अब हम सेक्शन 10 की दुनिया से निकल चुके हैं। Got it? सेक्शन है ना, सेक्शन 17 क्लोज 2 पढ़ा नहीं था, बस सेक्शन 17 क्लोज 1 बताता डेफिनेशन ऑफ सैलरी, सेक्शन 17 क्लोज 2 बताता था परक्विजिट, सेक्शन 17 सेक्शन 3 बताता था प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये उसकी बात कर, जो मैंने आपको कल पॉइंट बताया, तो मैंने कहा था कल आपको डिटेल में समझाऊंगा दिस आर पॉइंट। जिसमें सबसे पहला आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। मेरे पास मकान है, मैंने उसे आपको क्या दे दिया है, रहने के लिए दे दिया, फ्री के लिए। या मेरे पास मकान है, मैंने किस पर दे दिया, कंसेशनल रेट पर दे दिया। किस पर दे दिया, कंसेशनल रेट पे। तो उसे क्या बोलते हैं, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। क्लियर। सबसे पहले इसे दो पार्टों में बांटोगे, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था जब सेक्शन 10 है तो उसमें एग्जाम्पशन वर्ड नहीं चलेगा। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय को दो पार्टों में बांटेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो एज पर लाइसेंस अमाउंट फिक्स बाय गवर्नमेंट, जितना लाइसेंस अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा हो उतना माफ हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको दो पार्टों में बांटो। सबसे पहले कि अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कि जो वो चीज से यूज करने को दे रहा है, जो मकान से यूज करने को दे रहा है, वो उसका खुद का है या उसने क्या कर रखा है, रेंट पे ले रखा है। कई बार मालिक क्या करते हैं, अपना मकान है तो ठीक है दे देंगे, कई बार दूसरों का मकान भी आपको रहने के लिए देते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, आपके रहने से मेरा बिजनेस चलता है, मैं आपके लिए थोड़ा सा कर ही सकता हूँ। मैंने कहा तुम वहां रहो, मैं देख लूँ। तो अगर अगर मेरी अकोमोडेशन है, मेरी प्लेस है, ठीक है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। और अगर मैंने किराए पर लेकर दे रखी है तो 50% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज योर। उसने बोला अगर मैंने किराए पर लिया, मैंने किसी 10,000 रुपये पर ले रखा है और आपको दे दिया, और आपको सैलरी मिलती है 1,00,000 रुपये, तो कितना हो गया 1,00,000 का 15%, 15,000। मैं किराया कितना दे रहा हूँ, 10,000, तो 10,000 रुपये आपकी सैलरी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड। तो क्या क्या लिखा है, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस, दोनों में से क्या होगा, कम, वो आपकी सैलरी का ऐड करते हैं। दूसरा, आपने नहीं सिर्फ मेरा है, मेरा मकान है, तब तब आपको देखना है कि जिस सिटी में आपको मकान दिया गया है उसकी पॉपुलेशन कितनी। अगर उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख तक है, तब तो जितनी सैलरी मिलती है उसका 7.5% आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपकी जिस सिटी में आप रहते हो उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख है, 10 आपकी 10% आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। 40% गलत लिखा है, 10%। और अगर आप मोर देन 25 लाख वाली सिटी में रहते हो जिसमें आपको वो अकोमोडेशन दी जा रही है, तो 15% ऑफ इसका ऐड कर देंगे, 15% ऑफ सैलरी।
लेकिन इसके अंदर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, ये जो बात कर रहा है वो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, मतलब मैंने तुम्हें मकान दिया, तुम वहां गए, तुमने देखा यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, बस रहने के लिए जगह, तो उसे क्या बोलेंगे, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। एक मालिक और था, उसने कहा जाओ तुम वहां रहो, वहां गए, आप तो खुश हो गए, वहाँ एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और घर की जो भी जरूरत थी सब है, तो उसे क्या बोलेंगे, फर्निश्ड अकोमोडेशन, बोलेंगे फर्निश्ड अकोमोडेशन। और जो चीज तुम्हें मिल रही उसका भी पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि प्लस फर्निश्ड आइटम, वैल्यू ऑफ आइटम फर्निश्ड और रेंट, और माइनस कितना कर दोगे, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। मैंने कहा मालिक मैं फ्री में नहीं ले सकता, मैं बहुत खुददार किस्म का आदमी हूँ, नहीं आप कुछ पैसे लीजिए, तो जितना पैसा दिया उतना क्या कर दो, माफ, जो निकलेगा वो क्या जाएगा, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा था या तो रेंट फ्री एकोमोडेशन, या तो फ्री में रहो, या तो एज कंसेशनल लिव, या कुछ तो पैसा लो सर, और उससे जितना चाहिए तो मुझसे तो लो, ऐसे मत तो अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं लोग कि नहीं नहीं सर नहीं नहीं, ऐसे ले लेते हैं लोग, ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन जनरली अच्छा नहीं लगता, किसी से आप फ्री में कोई चीज लो तो कुछ पैसे दे दो तो बात की वैल्यू भी नहीं रहती। चले, तो अगर कोई फर्निश आइटम है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, जितनी उसकी सामान है उसकी 10% की कॉस्ट की वैल्यू में सैलरी में कर दो, और एक्चुअल रेंट अगर किराए पर लेकर दिए जितना किराएदार है वो है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, फर्निश एकोमोडेशन। तो इसको हम सैलरी में ऐड कर देंगे, जी जी बिल्कुल, एज ए कैश, एज अ परक्विजिट, अलाउंसेस कैश में होते हैं, पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं, परक्विजिट काइंड में। चलो, अब मैंने कहा नहीं सर, अब मान लो ट्रांसफर का केस है, मतलब मैंने कहा यार अब अपना आप ना दिल्ली में जॉब करते हो, अब हम बॉम्बे में भी एक शिफ्ट कर रहे हैं, तुम वहां जाकर रहो। तुमने कहा सर ठीक है, पहले मैं अपना घर ढूंढूंगा, आप दिल्ली से कहाँ गए, बॉम्बे, आपने वहां पर होटल लिया, ठीक है, होटल लिया, अगर तुम होटल लेते हो और 15 दिन तक तुम एक बार गए, 3 दिन रहे, तुम्हें रूम नहीं मिला, छोड़ के आ गए, फिर तुम गए, तुम्हें फिर 3 दिन लगाए, तुम्हें फिर नहीं मिला, फिर 3 दिन गए, फिर नहीं मिला, सरकार ने कहा ये क्या कर रहा है, ऐसे तो ये आता है रहता है वहां पर, हमें कहता है बस मिल ही नहीं रहा, नहीं है। सरकार ने कहा 15 दिन तक तो हम अलाउ कर देंगे कि आप 15 दिन गए ढूंढने, नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं, साल में 15 दिन, ठीक है, लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा रहे तो 20% और एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लेस, ये दोनों में से कम होगा वो सैलरी में ऐड कर देंगे। तुम रहने के लिए वहां गए, पहले कहा कि सर रहने तो जाना चाहता हूँ मैं, लेकिन मुझे मकान भी तो ढूंढना है, रहने की फैसिलिटी भी करनी है, तो कैसे करूँगा, सरकार ने कहा जाओ तुम ढूंढ के आओ, लेकिन कितने दिन, 15 दिन अलाउ करेंगे, जितना मर्जी खर्चा करो, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उससे एक दिन भी ज्यादा हुआ तो 20% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस, ये दोनों में से क्या होगा, कम होगा, वो सैलरी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड, और माइनस कर देंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना आप किससे रिसीव करोगे, एम्प्लॉय से रिसीव करोगे, तो आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड। अभी कहता है फर्निश आइटम या फर्निश इंक्लूड टेलीविजन, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, एयर कंडीशन प्लांट और इक्विपमेंट, दीज आर फर्निश आइटम, ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपने कहा चलो ठीक है सर मैंने मकान ढूंढ लिया, जब मैं मकान ढूंढ लेता हूँ तो बहुत चीजें मैनेज करनी होती है, मेरा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी टीसी निकलवानी है, मेरा बेटी कहीं पढ़ रही है उसका मैनेज करना है, अपने घर को देखना है, आगे उनका ईयर क्लोज होने वाला है, 10 बातें और सोच के मुझे काम करना होता है, तो सरकार ने कहा अगर आप शिफ्ट हो रहे हो तब हम तुम्हें क्या कर देंगे, 90 डेज का बेनिफिट देंगे, कितने का बेनिफिट देंगे, 90 डेज का, लिखा फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ द ट्रांसफर वेयर अकोमोडेशन प्रोवाइड बोथ एट एग्जिस्टिंग प्लेस और वर्क इन न्यू प्लेस, अकोमोडेशन हैज लोअर वैल्यू शैल बी टैक्सेबल, ठीक है, उसने कहा कि अब मान लो आपने कहा कि ठीक है अभी आपके बेटे बेटी दिल्ली पढ़ रहे हैं, अब आप कहाँ जाना चाहते हो, बॉम्बे जाना चाहते हो, तो आपने कहा कि आप जाओ बॉम्बे सेटल कर लो और फिर अपनी पेरेंट्स को या अपने बच्चों को उठा के आप बॉम्बे शिफ्ट कर लेना, तो उसके दौरान आप दोनों जगह रह रहे हो, दिल्ली में भी रह रहे हो, बॉम्बे में भी रह रहे हो, तो जो 90 दिन है, 3 महीने, तो जो 3 महीने सबसे कम होगा वो क्या होगा, माफ होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बहुत शैल बी टैक्स, अगर आप फिर भी उसके बाद दोनों जगह रहे तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, क्लियर। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सैलरी का मतलब क्या होगा, मॉनेटरी बेनिफिट, जो भी चीज तुम्हें कैश में मिली वो सब ऐड कर दो, एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, अगर तुम्हें कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस मिले तो उसे माफ कर दो,
अगर कोई परक्विजिट मिली है, ठीक है, उसे माफ कर दो, और कोई प्रोविडेंट फंड है तो उसे माफ कर दो, उसके बाद जो सैलरी निकलेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी टैक्सेबल सैलरी। गॉट इट? चलो, ये आपका पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब आता है, हमने पहला कर लिया रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड कंसेशनल रेंट ऑफ अकोमोडेशन। अब थर्ड पॉइंट था हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉइज मेड बाय एम्प्लॉयर। ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की, लेकिन पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन बताई थी, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाई एम्प्लॉय। और वी नो वेरी वेल स्पेसिफाई पर्सन तीन होते हैं, किसी कंपनी का डायरेक्टर, वो बंदा जो 20% प्रॉफिट होल्ड करता है, और ऐसा जिसको 50,000 रुपए से ज्यादा कैश के रूप में सैलरी मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफाई एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। क्लियर? मान लो मेरे मालिक ने वाटर की फैसिलिटी दी, हीटर की फैसिलिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दी, और साथ साथ गैस कनेक्शन दिया। तो अभी डिसाइड करना है केस 3 है केस 4 है, ठीक है। सबसे पहले कनेक्शन किसके नाम से था, एम्प्लॉय के नाम से, तो ऑब्लिगेशन किसकी हुई, एम्प्लॉय की हुई। दूसरे केस में कनेक्शन किसके नाम पर था, एम्प्लॉयर के नाम से, ऑब्लिगेशन किसकी हुई, एम्प्लॉयर की। यूज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। कौन यूज कर रहा है, एम्प्लॉय। पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। ऑब्लिगेशन किसकी है, एम्प्लॉय की, और इसमें ऑब्लिगेशन किसकी, एम्प्लॉयर। तो इसमें केस हो जाएगा केस 1, मतलब थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि ऑब्लिगेशन इज, क्या था हमारा वो, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय इज मेड बाय एम्प्लॉय। पैसे देने चाहिए एम्प्लॉय को, पैसे कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है। कौन दे रहा है पैसा, एम्प्लॉयर। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, केस 3 आ जाएगा। अप्लाई पॉइंट 3 टैक्सेबल इन ऑल केसेस, सब में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन केस नंबर 2 में अप्लाई पॉइंट 4 टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। चलिए आगे। अब इसका दूसरा, वैल्यू पर रिक्विजिट। वैल्यू पर रिक्विजिट कैसे निकालोगे, कितनी रुपए उसकी सैलरी में ऐड, ये भी तो निकालना है। ये तो पता चल गया कि उसकी ऑब्लिगेशन है या नहीं है, अब ये भी तो करो कि कितना पैसा देना। तो यहाँ पर लिखा है टैक्सेबल वैल्यू इफ प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन रिसोर्सेज। अगर वो मालिक का था तब कितना, तो लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे बनाने में जितने रुपए की लागत आई, उसमें से माइनस कर दो जितना पैसा एम्प्लॉय ने दिया। माना बनाने की कोशिश 10,000, मालिक ने दिए 4,000, तो कितने ऐड कर दोगे, 6,000। दूसरा, उसने कहा सर आउटसाइड रिसोर्स में कहीं और से लाया था, तो एक्चुअल अमाउंट पेड, जितना मालिक ने पेड किया, जितना एम्प्लॉय से मिला, उसके बीच का डिफरेंस क्या कर देना, उसकी सैलरी में ऐड कर देना। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, अगर मालिक क्या देता है, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, कुक, डोमेस्टिक सर्वेंट। क्लियर? अगर मालिक रखेगा, क्या रखेगा, मालिक रखेगा, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मालिक की आएगी। मान लो इस केस में एम्प्लॉयड किया, किसने उसे ऑन किया, एम्प्लॉय ने किया, तो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की। तो अगर मालिक करता है तो मालिक की एम्प्लॉय। ऑब्लिगेशन किसकी है, एम्प्लॉय की। ऑब्लिगेशन किसकी है, एम्प्लॉयर की। यूज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। यूज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। पेड कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। पेड कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। टैक्स इन ऑल केस जस्ट बिकॉज ऑफ 3 पॉइंट के अंदर कवर हो रहा है, और ये किसके अंदर कवर होगा, 4 पॉइंट में। और इसमें कौन होना चाहिए, स्पेसिफाई पर्सन। अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर इसकी वैल्यू पूछे कि परक्विजिट वैल्यू क्या है, तो इसमें ये वर्ड नहीं आएगा कि इज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय फ्रॉम ऑन रिसोर्स। क्या मालिक अपनी बेटी को कहेगा जाके उसके यहाँ जॉब कर, नहीं कहेगा। तो ऑन रिसोर्स वर्ड तो नहीं यूज करेंगे ना इसमें। इसमें क्या वर्ड यूज करेंगे कि एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय एंड माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये जो भी होगा उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाए। गॉट इट? एक वर्ड ये वाला और बता देंगे। अब ये देखो, आप किसी को स्वीपर दोगे, गार्डनर दोगे, वॉचमैन दोगे, कुक दोगे, डोमेस्टिक सर्वेंट दोगे, तो क्या मालिक को अपनी खुद की ऑन रिसोर्स से बना सकता है, कि मालिक अपनी बेटा बेटी कहेगा जाके उसके यहाँ गार्डनर की जॉब कर, वॉचमैन बन के कर, नहीं ना। तो यहाँ पर ऑन वर्ड ऑन रिसोर्सेज तो आएगा ही। इसमें सिंपल ये आ जाएगा एक्चुअल अमाउंट पेड और रिसीव रिकवर बाय। चलो, अगर मालिक क्या देता है, अपने एम्प्लॉयर के बच्चों को एजुकेशन देता है, तब क्या होगा। अगर किसको, मालिक हमारी कंपनी के एम्प्लॉय के या तो मेंबर को देता है, या उनके फैमिली मेंबर को देता है, या फिर उनके चाइल्ड को देता है। क्लियर? अगर ऑन कॉलेज है, मतलब खुद का कॉलेज है, फ्री
फीस टू बी चार्ज बाय अदर कॉलेज इन नियर बाय एरिया, उतना पैसा उसकी सैलरी में ऐड कर दें जितना नियर बाय के स्कूल वाले लेते हैं, जो सेम रिसोर्सेज या सेम फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, और माइनस कर दो जितना उससे रिसीव हो। दूसरे केस में अगर उसका नहीं है, वो फीस देता है, तो एक्चुअल अमाउंट पेड माइनस अमाउंट रिकवर। सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसके अंदर, इफ एनी, if the value of benefit is not more than excess of rupees 1000 per month, then 100% is not taxable। अगर जो एजुकेशन फीस या एजुकेशन की जो भी खर्चा कर रहा है वो 1000 से ज्यादा नहीं है, तो आपकी सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा, आपकी सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा। जैसे फ्री एजुकेशन की बात की, मतलब मालिक सीधा भी कह सकता है कि चल तू अपने बच्चों को मेरे यहाँ फ्री में पढ़ा ले। हाँ, ये सब इतने सारे लोग के उसमें एप्लीकेबल होता है कि नहीं सर, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक कंपनी कभी भी अपने एम्प्लॉय को पूरी सैलरी नहीं देगी। उसे कहेगा तू टेंशन मत ले, तेरे घर का खर्चा मैं दूंगा, तेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, तेरे आने जाने का खर्चा मैं करूंगा, तो तेरे को सैलरी खाली 2000 को महीना दूंगा, तो उसकी सैलरी कभी टैक्सेबल नहीं हो पाएगी। तो जब टैक्स नहीं होगी तो वो सरकार को टैक्स मिलेगा नहीं, जब टैक्स नहीं मिलेगा तो इंडिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर यही ट्रीटमेंट हर कोई करता रहेगा तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? सरकार लोग क्यों बनाती है कि लोग के अंदर कोई झोल ना कर सके? क्या आपको लगता है ये बातें पहले नहीं आई होगी? जब लो बना होगी सरकार ने सोचे नहीं होगी, धीरे धीरे लोगों ने इनके अंदर प्लानिंग करी, टैक्स की चोरी करी होगी, जब सरकार ने नहीं सोचा यार ये भी ऐड करना चाहिए, यार ये भी ऐड करना चाहिए, यहाँ छोड़ दिया हम, तो वो सब ऐड हुई। जैसे अगर उसकी सैलरी एग्जाम्पल 10,000 है और कॉलेज का खर्चा 20,000 और है, तो उसको सैलरी 30,000 देगा, ऐड कर देगा उसमें एरिया में जो कॉलेज की फीस चल रही है। जी जी बिल्कुल, वही तो निकालना है। चलो अब आता है फ्री ट्रांसपोर्ट। क्या आता है? फ्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फ्री ट्रांसपोर्ट जिसे हम ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, इस सेक्शन को हमें करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर सेक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है। चलो, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैं मालिक अपने एम्प्लॉय को कोई चीज क्या देता हूँ, यूज करने के लिए देता हूँ, या कहता हूँ आप इसे ले जाओ, तब उसका क्या ट्रीटमेंट? क्या लिखा है? मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हार्ड डिस्क, रैम, ईटीसी, कार, अदर आइटम, फ्रिज, मिक्स और ईटीसी। क्लियर? तो अगर मालिक अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हार्ड डिस्क और रैम देता है, तब क्या ट्रीटमेंट होगा? तब उसने बोला है कि 50% डेप्रिसिएशन एट द रेट 50%, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरे केस में बोला 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड अदर आइटम फ्रीज और मिक्स 10% ऑफ एक्चुअल। तो जो बच के आएगा वो आपको क्या बन जाएगा? आपका आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, मान लो मालिक ने 1 लाख रुपए का कोई कंप्यूटर खरीदा था, ठीक है, कितने का? 1 लाख का। तो फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपये रह जाएगी, क्योंकि 1 लाख का था। 1 लाख पर कंप्यूटर के हिसाब से 50% डेप्रिसिएशन लगे, कितनी वैल्यू रहेगी? 50,000। क्लियर? उसके बाद 50,000 रुपये रह गई, फिर सेकंड ईयर में कितनी रह जाएगी? 25,000, और थर्ड ईयर में कितनी वैल्यू रह जाएगी? 12,500। और अगर यही सामान मालिक उसे कितने रुपए का देता? 10,000 का देता, तो कितनी वैल्यू में ऐड करते उसकी सैलरी में? 2,500 रुपये ऐड करते, क्योंकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 12,500। मालिक ने दिया कितने का उसे? 10,000 को, तो जो 2500 इसकी वैल्यू में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो आगे एग्जाम्पल करते हैं। एम्प्लॉयर ट्रांसफर इट्स कार टू एम्प्लॉय ऑन 10/10/2017 फॉर 50,000, इज कॉस्ट वाज 2,50,000, सम ऑफ परचेज वाज एट 1/4/2014, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। उसने कहा परक्विजिट निकाल ली, कार पर कितने परसेंट चार्ज होता है? 20%। तो पहला साल हो गया 1/4/2014 से लेकर 31/12/2014 की जगह 31/12/2014, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। पहले कार की वैल्यू थी 2.5 लाख, 2.5 लाख का अगर 20% निकालोगे तो 50,000 टाइम, तो वैल्यू कितनी रह गई? 2 लाख रुपए। फिर सेकंड ईयर में उसकी वैल्यू रह गई 1,60,000, थर्ड ईयर में उसकी वैल्यू रह गई 1,28,000 रुपये। मालिक ने अपने एम्प्लॉय को दी कितने की? 50,000 रुपये, और उसकी सैलरी में ऐड कितना हो जाएगा? 76,000 रुपये उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्लियर?
चलो नेक्स्ट, फ्री मील्स। 76 कैसे निकला? सिंपल है ना, 1,28,000 की वैल्यू बची हुई थी लास्ट ईयर, थर्ड ईयर के बाद। अब उसने दी कितनी उसको, 50,000 रुपए की, और इसमें से माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 78,000 बचेगा। ठीक है, चलो फ्री मील्स। अगर हमारी कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करती है, फ्री मील्स प्रोवाइड करती है, खाने के लिए देती है। तब फ्री मील्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, किसे मिलना चाहिए, वर्किंग आवर्स। आपने कई बार देखा होगा लोग क्या करते हैं, कंपनी बीच बीच में, जैसे सुबह आए तो आपसे कहा चलो कर लो, आप पता जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट के 9 से 11 का बीच समय, जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट करके चले गए, वो ऑफिस में भी आपको मिलता है, तो उसे ब्रेकफास्ट में से ब्रंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रंच मिलता है। और फिर लंच होता है, और फिर शाम को भी कुछ मिलता है। तो उसका वो वर्ड भूल गया कि ब्रंच मतलब लंच के अलावा और कुछ भी मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लंच तो चल जाता है, ठीक है, हम उसे सफर बोलते हैं। जो शाम के दौरान आप खाते हो ना, जैसे 4 साढ़े 5 बज गए, आपने यार भूख लगी, कुछ ले आते हैं, समोसे ले आओ, कचौड़ी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, हल्दीराम के ले आओ, वहाँ के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, फ्री मील्स प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, नॉट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और सफर। ठीक है, चलो, नॉट टैक्सेबल इफ वैल्यू ऑफ मील पर इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 50 रुपीज। अगर जो भी आपको मील दी जाती है वो 50 रुपए से ज्यादा की नहीं है पर डे की, तो वो टैक्सेबल नहीं है। प्रोवाइड थ्रू नॉट ट्रांसफर कूपन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहा सर मेरा पेट में दर्द है, आप ये कूपन मैं अपने दोस्त को दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कूपन ट्रांसफर करें। क्या लिखा है, प्रोवाइडेड थ्रू नॉट ट्रांसफरेबल कूपन। क्लियर। इफ प्रोवाइड इन रिमोट एरिया तो 100% नॉन टैक्सेबल। आपको पता है रिमोट एरिया क्या होते हैं, आपने इंडस्ट्री देखी होगी, जब इंडस्ट्री जाते हो तो वहाँ पर ना ज्यादा खाने की जगह नहीं होती, और इंडस्ट्री में कोई ढाबा कोई रेस्टोरेंट नहीं होते, वहाँ इंडस्ट्री होती है, लोग काम करते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कि जाओ तुम लंच करने जाओ अपने घर, उसका घर कहीं 2 घंटे की दूर पर है, वो अपने घर जाएगा आएगा, कंपनी को बचेगा कुछ नहीं बचेगा। तो अगर ऐसे एरिया में आप फैसिलिटी दे रहे हो, मान लो आपका ऑफिस जंगल में, और जंगल से वो बंदा अपने घर जा रहा है, हो सकता है जंगल में शेर उसे खाई जाए, तो खाना खाने गया पता चला शेर ही उसे खा गया। सरकार ने कहा ऐसी जगह पे उसे क्या कर देंगे, 100% एग्जाम। चलो, अब अगर आपको टेलीफोन फैसिलिटी मिलती है तो 100% नॉट टैक्सेबल होगी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अगर आप उसे क्या देते हो, अपनी कंपनी में गिफ्ट देते हो, तब इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। क्या लिखा, इन एग्रीगेट इट्स एक्सीड 50,000 ईयर देन नथिंग विल बी टैक्सेबल, इट इज बियॉन्ड दैट ओनली एक्सेस बी चार्ज टू टैक्स। कह रहा है कि अगर मैं अपनी कंपनी में गिफ्ट देता हूँ अपने एम्प्लॉय को, तो 50,000 रुपए तक तो माफ है, अगर उससे ज्यादा होगा, जितना भी ज्यादा होगा वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा 5,000 होगा, मैं गलत बोल दिया, 5,000। अगर आप 5,000 रुपए तक का देते हो तब तो माफ है, अगर उससे ऊपर होगा तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो, मेडिकल फैसिलिटी बंद हो चुकी है। देखो सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2020 में एक टीए को हटा दिया था और एक मेडिकल ट्रीटमेंट को हटा दिया था। टीए 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 ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट को हटा दिया था और मेडिकल को हटा दिया था। लेकिन फिर भी आप समझ लो, कहीं मेडिकल का ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करेंगे, मैंने लिखवा रखा है तो बता दो। चलो, मेडिकल फैसिलिटी नॉट टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है, अब फैसिलिटी मेडिकल में भी ना दो तरह की होती है, लोग अलाउंसेस देते हैं और कुछ लोग परक्विजिट देते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम परेशान मत हो, आपके घर में किसी की तबीयत है तो मैं खर्चा उठाऊँ, तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन मैंने कहा यार ये बंदा परेशान करेगा, मैंने कहा ये ले 50,000 रुपये, ये ले 1 लाख रुपए, तो अपना ट्रीटमेंट करा, अपने आप ट्रीटमेंट करा। लिखा है मेडिकल फैसिलिटी नॉट टैक्सेबल परक्विजिट। क्या है वो, नॉट टैक्सेबल परक्विजिट, मेडिकल फैसिलिटी नॉट टैक्सेबल परक्विजिट। और यहाँ पर कुछ केस लिखे, मेडिकल बेनिफिट, अगर आप इन इंडिया करवाते हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो क्या है वो नीले, अगर ऑन हॉस्पिटल है तो भी नीले, अगर अप्रूव हॉस्पिटल है तो भी नीले, और अगर अदर हॉस्पिटल है तो अप टू 15,000 नॉट टैक्स। अगर 15,000 तक का खर्चा है तो नॉट टैक्सेबल। अगर आउटसाइड इंडिया है तो, अगर आपने कहा कि यार सर यहाँ पर उसका इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए हमें विदेश जाना पड़ेगा, तब क्या बोलोगे, ट्रीटमेंट नर्सिंग और लॉजिंग टैक्सेबल हो जाएगी, और ट्रैवलिंग नॉट टैक्सेबल एज पर
लिमिट प्रिस्क्राइब, जो भी सरकार लिमिट प्रिस्क्राइब करेगी उस तक वहाँ पे, उससे ऊपर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्या था आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। आप किसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो? फैमिली मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन। पति होगा तो पत्नी का करवा सकता है, पत्नी होगी तो पति का और अपने बच्चों का। द पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर होली और मेनली डिपेंड ऑन द एम्प्लॉय। वो सारे लोग जो उस एम्प्लॉय पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चाहे उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे उनके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, जो उन पर डिपेंड है। क्लियर है? अब चलो ट्रेवलिंग एक्सपेंस में एम्प्लॉय ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख, अगर उसकी इनकम 2 लाख से, मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन द मेडिकल पॉलिसी टेकन बाय द एम्प्लॉय। अगर मालिक उसकी पॉलिसी को क्या कर लेता है, टेक कर लेता है, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट कराता है तो उसकी बता रही है। अगर वो ट्रेवलिंग के अंदर अगर उसकी सैलरी 2 लाख तक है तब तो 100% टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन अगर वो 2 लाख से ज्यादा कमाता है तो क्या हो जाएगी आपकी, टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर? चलो लास्ट आता है फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। क्या आता है? अगर मालिक की बसें चलती है और बसें में एम्प्लॉय अपने घर जाता है, क्या करता है, बसों में एम्प्लॉय घर जाता है, तब क्या ट्रीटमेंट होगा? प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एज पर ग्रुप एंड नॉट एनी इंडिविजुअल और फ्यू एम्प्लॉय अलोंग फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क एंड बैक इन द केस ऑफ एम्प्लॉयर engage in the business or carriage of goods or passenger to his employer other free of charge or at concession rate। ये कह रहा है कि अगर मालिक की ट्रांसपोर्ट चलती है, उस ट्रांसपोर्ट में अपना एम्प्लॉय आता जाता है, ठीक है, या फिर मालिक बसें चलाता है जिसके अंदर सारे एम्प्लॉय आते जाते हैं, क्लियर? तो अगर ऐसी कोई फैसिलिटी देता है तो वो क्या होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन कंडीशन है वो ऑफिस से आने और ऑफिस से जाने के लिए, अदर देन ट्रैवलिंग के लिए ना, ठीक है। चलो रिफ्रेश रिफ्रेश कोर्स, आपको पता है रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है? रिफ्रेशर कोर्स का मतलब होता है कंपनी देखती है यार कि मेरी कंपनी में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है बीजी, टैली, मेरे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है यार, मैं क्या करता हूँ उनको रिफ्रेश करता हूँ। मैं एक बंदा बुलाता हूँ, 10 दिन ट्रेनिंग करवाता हूँ, उनकी स्किल क्या कर देता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ। तो क्या होता है रिफ्रेश कोर्स। बस तो जो भी फैसिलिटी दी जाती है वो टैक्सेबल नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि वो आपकी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। चलो अब आता है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। कई बार कंपनी क्या देती है अपने एम्प्लॉय को, लोन देती है, या तो फ्री में देती है या तो फिर कंसेशनल रेट पर देती है। जैसे मान लो अगर इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट पर मिलता है तो लिखा है 100 पर, अगर हमने कहा आपसे कोई रेट नहीं लेंगे तो क्या होगा, 0 रेट। लेकिन वहीं एसबीआई रेट लेता है कितने परसेंट का, 12% का, ठीक है। तो आपने कहा कि सर हम आपसे लेंगे कितना, 7%, तो 5% क्या हो जाएगा आपका बेनिफिट, तो आपको 5% आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्लियर? अगर 0 लिया तब तो 12% ऐड हो जाएगा। और अगर आपने कहा नहीं सर हम 7% लेंगे, बाजार में 12 है हम 7 लेंगे, 5% क्या हो जाएगा सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब लोन तो किसी भी रूप का हो सकता है ना, हाउसिंग लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, व्हीकल लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, या फिर अदर लोन हो सकता है। लेकिन जो आप एसबीआई का रेट देखोगे ना, वो आप 1 अप्रैल का देखोगे। ऐसा नहीं कि 1 अप्रैल को 12% था, 12 जुलाई को 7%, 11% हो गया और 1/8 को 13%। तो आपको हमेशा कौन से ईयर का लेना है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। चलो चले आगे चले। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कोई करवाता है, ठीक है, आपसे किसी ने लोन लिया लेकिन वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है उसके लिए, और वो ऐसे डिजीजेस का करवा रहा है जिसको रिकवर होने में दिक्कत होती है, जैसे कैंसर, ब्लड ट्यूमर, तो इनमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो सरकार कहती है कि अगर ऐसी चीजों के लिए क्या लिया जाता है, लोन लिया जाता है, तो वो क्या है 100% टैक्सेबल है, उसको आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है चले। चलो अगर आप लोन लेते हो, अमाउंट ऑफ लोन आर पेटी नॉट एक्सीडिंग इन द एग्रीगेट 20,000, अगर आपका 20,000 से नहीं ज्यादा है तब आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद ये तो हमारा टॉपिक हो गया है, चलो आगे।
छोटे छोटे पॉइंट है, बस आप इसे पढ़ो और रीड करो। ये टॉपिक मतलब पीडीएफ ओवर हो गई एंड हम अपनी नेक्स्ट पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। खत्म हुआ। चलो, अगर हमारी कंपनी क्या देती है, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस देती है। क्या देती है हमारे लिए? क्रेडिट कार्ड देती है। अगर वो कहती है कि यार तू टेंशन ना लिया कर, मैं तेरे लिए बैठा हूँ, तेरे लिए मेरा कार्ड ले जा, जो मर्जी खरीद, मैं करूंगा उसका काम। तो क्या लिखा है? अगर member fees and annual fees incurred by the employee or any member of his household which is charged to a credit card including any add-on card। कई बार लोग add-on कार्ड भी दे देते हैं। add-on कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है वो भी, तो उसकी तरह भी अगर वो देता है, क्लियर? तो क्या लिखा है? पेड फॉर reimbursed by such employer reduced by amount if any paid or recovered from employee। मान लो मेरे मालिक ने क्रेडिट कार्ड दे दिया, मैंने अपनी कुछ पर्सनल चीजें खरीदी, मालिक ने क्रेडिट कार्ड दिया तो मैंने खरीद ली, तब उस केस में क्या होगा? तो उसने कहा कि अगर जितना भी तुमने पर्सनल यूज किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने 10,000 यूज कर लिया, लेकिन आपने मालिक को 2,000 दे दिया कि मालिक ये आप 2,000 रख लो, मुझसे 10,000 खर्चे हुए, आप 2,000, तो 8,000 क्या हो जाएगा आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है सच एक्सपेंस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द ऑफिशियली पर्पस। अगर वो किसके लिए होता है? ऑफिशियली पर्पस के लिए होता है, तो नॉट बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। इसे क्या नहीं करोगे? परक्विजिट नहीं होगा। उसने क्रेडिट कार्ड तो दिया मालिक ने, लेकिन वो किसमें यूज हो रहा है? बिजनेस में हो, तो फिर परक्विजिट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि उसको टैक्स एज अ परक्विजिट ट्रीट नहीं करेंगे if completely detail in respect of such expenditure are maintained by the employer। और उन डिटेल को कौन मेंटेन करके रखेगा? एम्प्लॉयर मेंटेन करके रखेगा। अगर हमारी कंपनी किसकी फैसिलिटी देती है? क्लब की फैसिलिटी देती है। बहुत सारी कंपनियां क्लब की फैसिलिटी देती है। अब ऐसा नहीं है मैं आपको क्लब की फैसिलिटी दे रहा हूँ लेकिन इनको क्लब की फैसिलिटी नहीं दे रहा, मैं दो आंखें कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि सर आप तो दो बातें कर दो, इनके लिए कुछ और ट्रीटमेंट है, मेरे लिए कोई और ट्रीटमेंट। तो मालिक ने कहा कि अगर तुम सभी को एक तरीके से रखते हो तब तो एग्जाम्प्ट है, और अगर सबको अलग अलग देखते हो तो जिसको फैसिलिटी दे दो उसको टैक्सेबल कर देंगे। यही बात यहाँ पर लिखी, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट एनी एक्सपेंडिचर इनकर इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ एनुअल और क्रिटिकल फीस इन क्लब फॉर एम्प्लॉय हिज हाउसहोल्ड मेंबर एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। यहाँ क्या लिखा? इफ कॉर्पोरेट मेंबरशिप देन विल शैल बी जीरो। अगर सभी को दी जाती है तो क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी, लेकिन अगर किसी एक को दी जाती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर कुछ स्पेशल क्लब्स हैं जैसे देयर वुड बी नो परक्विजिट फॉर यूज ऑफ हेल्थ क्लब, स्पोर्ट क्लब एंड सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइड अनफॉर्मल टू द शेल एम्प्लॉय विद द एम्प्लॉयर। इसी तरीके सभी को ये फैसिलिटी दी जाती है तो एग्जाम्प्ट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। जैसे स्पोर्ट क्लब हो गया, हेल्थ क्लब हो गया, अगर इनमें कंपनी फैसिलिटी दे रही है तो वो टैक्सेबल नहीं। चलो, लीव ट्रेवल कंसेशन क्या कहलाता है? ये लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LTC बोलते हैं। अगर तुम किसी कंपनी में 4 साल तक जॉब करते हो तो वो कंपनी कहती है कि एक बार आप इंडिया का टूर करके आओ। अगर क्या हो, एक बार इंडिया का टूर करके आओ, हम आपको फैसिलिटी देते। क्या करते हैं? हम आपको फैसिलिटी देते, वो हमें फैसिलिटी दे रहे हैं। क्लियर है? और जो 4 साल का कैलेंडर ईयर होता है उसे वन ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वन ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इंडिया के ही दर्शन करने को दिए जा रहे हैं, बाहर के। लेकिन सर और कितने चिल्ड्रन को अलाउ किया जाता है? 2 लोगों को चिल्ड्रन को अलाउ। लेकिन सर अगर पहला ही बच्चा ट्विंस हो गया था, पहला बच्चा ही जुड़वा हो गया था, तब तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो 2 बच्चे अलाउ, अगर तीसरा होगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर पहला बच्चा क्या है? सिंगल है, और सेकंड क्या है? ट्विंस है। सेकंड क्या है आपका? ट्विंस है, तो तीनों अलाउ, तीनों अलाउ। क्लियर? अगर पहला ट्विंस है तो दूसरा अलाउ नहीं, मतलब तीसरा अलाउ नहीं होगा। अगर पहला क्या था? सिंगल था, उसके बाद दूसरा क्या था? ट्विंस था, तो तीनों अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे निकालोगे कॉस्ट? हो सकता है जो आप लीव ट्रेवल पे जा रहे हो सकता है वो क्या जा रहे हो? बाय रोड जा रहे हो, बाय एयर जा रहे हो, या एनी अदर मोड जा रहे हो। अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो
तो कैसे निकालोगे? एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर शॉर्टेज रूट। अब आपको बिल्कुल सही रूट से जाना है, ऐसे नहीं आप जाना तो है इंदौर लेकिन पहले आप जा रहे हो दिल्ली से बॉम्बे फिर बॉम्बे से इंदौर, तो वो ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? शॉर्टेज रूट। जिसकी बात कर रहे हैं वो शॉर्टेज रूट की। इसमें कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? एक्चुअल अमाउंट और विच एवर, ये रेल का किराया जितना लगता है, हाँ, और एक्चुअल अमाउंट लो, जो दोनों में से क्या होगा? कम होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, रेल का जितना किराया है जितना आपका एक्चुअल अमाउंट है, जो दोनों में से कम। आपका रेल का किराया 1500, आपको खर्चा हुआ है 1200, तो माफी कितनी मिलेगी? 1200। ठीक है, चलो अब आप बाय एयर जाते हो तो इकोनॉमिक क्लास, एयर फेयर, शॉर्टेज रूट और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लो। ठीक है, और थर्ड होता है एनी अदर। अगर वहाँ रेल कनेक्शन अवेलेबल है तो वही रूल चलेगा, एसी फर्स्ट क्लास, शॉर्टेज रूट और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लो। अगर वहाँ रेल की फैसिलिटी नहीं है तो फिर हम क्या देखेंगे? क्या वहाँ सरकार के रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टर चलते हैं? जैसे वहाँ एसी चलती है, मतलब एसी बसें चलती हैं या फिर डुलेक्स बसें चलती हैं, तो जो भी होगा वो हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर रिकॉग्नाइज है तो एसी और डुलेक्स क्लास शॉर्टेज रूट, जो उनकी बसों का जो शॉर्टेज रूट होगा उसे हम कवर करेंगे। अगर वहाँ उनकी ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है, क्या चलती है? कोई रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो एसी फर्स्ट क्लास रेल शॉर्टेज रूट। तब क्या निकालोगे आप? रेल का शॉर्टेज रूट आएगा और एक एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लो। एक बात दोबारा समझो, अगर आप एनी अदर के अंदर आते हो, पहला तो क्लियर हो गया, बाय रोड पे जाएंगे तो एक्चुअल एयर का एसी फर्स्ट क्लास का जो शॉर्टेज रूट होगा और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर। अब बाय एयर से जाते हो तो इकोनॉमिक क्लास, शॉर्टेज रूट और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर। अगर जैसे रेल का किराया 1500 है तो 1500 बाय रोड जा रहा है तो 1500 पेट्रोल के पैसे दे रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। चलो अब अगर एनी अदर की बात करेंगे तो रेल कनेक्शन अवेलेबल। अगर रेल कनेक्शन क्या होता है? अवेलेबल होता है। और दूसरा क्या बोला मैंने? रेल कनेक्शन अवेलेबल नहीं। अगर रेल कनेक्शन अवेलेबल है तो पहला वाला ट्रीटमेंट आ जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और अगर दूसरे वाले कनेक्शन की बात करें तो हो सकता है सरकार की वहाँ क्या चलती हैं? बसें बसें चलती हैं। अगर वहाँ पर सरकार की बसें चलती हैं तो एसी और डुलेक्स क्लास शॉर्टेज रूट और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर। और सेकंड में अगर वहाँ बसें नहीं चलती, आप अपने ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो एसी फर्स्ट क्लास रेल शॉर्टेज, ये क्या हो जाएगा? आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्लियर? आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे आगे इसी से। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ बात करी कम्यूटेड पेंशन की, लीव इनकैशमेंट की बात करी, साथ साथ आपको रिटेंचमेंट कंपनसेशन बताया, वॉलंटरी बताया, और परक्विजिट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें आज कवर की। अगर आप इन सभी चीज़ों को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लोगे या इस वीडियो को एक से दो बार देख लोगे तो मे भी आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब आप सैलरी कैलकुलेशन करोगे या सैलरी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मिलकर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको लिमिट याद रहेगी, फ्री एजुकेशन में क्या ट्रीटमेंट था, फ्री एकोमोडेशन में क्या ट्रीटमेंट है, तब आप अच्छा कर सकते हो, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आ जाएंगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एक या दो बार या ज़्यादा बार देखें ताकि तभी इससे आप अच्छा कर सकते